नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ इतिहास नहीं सिखाती बल्कि इंसान के पूरे अस्तित्व पर सवाल उठाती है। इस किताब का नाम है द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री। यह दो महान विचारकों विल ड्यूरेंट और एरियल ड्यूरेंट की रचना है। इन्होंने लगभग 5000 साल के मानव इतिहास को समझकर कुछ ऐसे जीवन नियम बताए हैं जिन्हें हर इंसान को जानना चाहिए। जरा सोचिए, अगर हम पूरी मानव सभ्यता को, उसके उत्थान और पतन को, युद्ध और शांति को, प्रेम और विश्वासघात को कुछ मूल बातों में समझा सकें तो हम अपने बारे में क्या जान पाएंगे? शायद वह सच्चाई जिससे हम हमेशा भागते रहे हैं। ड्यूरेंट कहते हैं कि अगर तुम्हें भविष्य को समझना है तो इंसान की प्रकृति को देखो। इतिहास खुद को इसलिए नहीं दोहराता कि घटनाएं वही होती हैं। इतिहास खुद को इसलिए दोहराता है क्योंकि इंसान वही करता है। इतिहास किसी राजा या किसी साम्राज्य की कहानी नहीं है। यह कहानी इंसान की है, उस आदिम मनुष्य की जो जंगलों में भटकता था, जिसके पैर नंगे थे, पेट खाली था और मन डर से भरा हुआ था। उस समय कोई कानून नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई नैतिकता नहीं थी। बस एक ही नियम मौजूद था, बचकर रहो वरना मिट जाओ। लेकिन समय के साथ इंसान ने महसूस किया कि अकेले जीना कठिन है। डर ने उसे साथ रहना सिखाया। भूख, हिंसा और मौत के भय से इंसान ने समूह बनाए और यहीं से सभ्यता की पहली नींव रखी गई। ड्यूरेंट कहते हैं कि सभ्यता हमारी ताकत से नहीं, हमारी कमजोरी से पैदा हुई। हम डरते थे इसलिए हमने नियम बनाए। हम असुरक्षित थे इसलिए हमने भगवान की कल्पना की। हम हिंसक थे इसलिए हमने नैतिकता गढ़ी। अर्थात सभ्यता इंसान के डर का परिष्कृत रूप है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने आप को सभ्य कहते गए, हम यह भूलते चले गए कि हम वास्तव में क्या हैं। हमने अपने भीतर छिपे उस पशु स्वभाव को मिटाया नहीं, बस ढक दिया। आज भी वही लालच, वही महत्वाकांक्षा और सत्ता की वही भूख हमारे भीतर जागती है। बस अंतर इतना है कि पहले लड़ाइयां तलवार से होती थीं, अब सूट टाई में होती हैं। पहले जमीन जीतने की चाह थी, अब बाजार जीतने की। पहले राजा स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहते थे, आज नेता स्वयं को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं। लेकिन खेल हमेशा से एक ही रहा है, नियंत्रण का खेल। इतिहास हमें दिखाता है कि इंसान अपने स्वभाव से भाग नहीं सकता। वह चाहे कितनी भी ऊंची इमारतें बना ले, उसके भीतर वही आग जलती है, किसी और पर शक्ति पाने की, किसी और से आगे निकलने की। हर युग में इंसान ने इंसान पर राज किया है और जहां एक पक्ष जीतता है वहां दूसरा पक्ष हारता है। यही जीवन का सबसे कठोर सत्य है। संघर्ष ही अस्तित्व का आधार है। प्रकृति में भी, समाज में भी और मानव इतिहास में भी। जहां संघर्ष समाप्त होता है वहां विकास रुक जाता है और जब इंसान आराम को सर्वोच्च मानने लगता है तब पतन शुरू हो जाता है। ड्यूरेंट लिखते हैं कि आराम हमेशा पतन की शुरुआत है, क्योंकि जब इंसान संघर्ष छोड़ देता है तब उसका साहस मरने लगता है। सभ्यता साहस से चलती है, सुविधा से नहीं। इतिहास हमें यह भी समझाता है कि नैतिकता कोई स्थायी सत्य नहीं है। हर युग अपनी सुविधा के अनुसार अच्छा और बुरा तय करता है। कभी दास प्रथा को धार्मिक सत्य माना जाता था, आज वही कृत्य पाप माना जाता है। इसका अर्थ है कि नैतिकता बदलती है पर मनुष्य का स्वार्थ नहीं बदलता। हम तब तक नैतिक रहते हैं जब तक हमारा लाभ सुरक्षित रहता है। हम तब तक ईमानदार रहते हैं जब तक दंड का भय रहता है। हम तब तक धार्मिक रहते हैं जब तक हमें आवश्यकता महसूस होती है। इतिहास इन सभी नकाबों को उतार देता है। वह हमें दिखाता है कि सभ्यता सिर्फ एक परत है, भीतर आज भी वही मनुष्य छिपा है जो कभी गुफाओं में रहता था। कभी कभी इतिहास शिक्षक नहीं बल्कि दर्पण प्रतीत होता है। वह हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है, जहां लालच है, अस्थिरता है, महत्वाकांक्षा है और गहरी असुरक्षा है। हर सभ्यता स्वयं को अमर समझती है। मिस्र ने भी यही सोचा, रोम ने भी यही सोचा और आज हम भी शायद वही सोचते हैं। परंतु हर सभ्यता का अंत एक ही तरह होता है। जब लोग संघर्ष छोड़ देते हैं, सुख को ही सफलता मान लेते हैं, तब नैतिकता टूटने लगती है और पतन भीतर ही भीतर जन्म ले लेता है। सभ्यता पत्थर पर नहीं, मिट्टी पर लिखी जाती है और मिट्टी एक न एक दिन उड़ जाती है। मानव इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान जितना निर्माण करता है उतना ही विनाश भी करता है। वह शहर बसाता है और युद्ध में उन्हें जला देता है। वह मंदिर बनाता है और बम भी बनाता है। वह ईश्वर की बातें करता है पर अपने ही समान मनुष्य का वध कर देता है, क्योंकि उसकी प्रकृति दो ध्रुवों में बंटी है, एक निर्माता और दूसरा विध्वंसक। यही द्वंद्व इतिहास को सुंदर भी बनाता है और भयावह भी। यदि इतिहास एक ही शिक्षा देता है तो वह यह कि मनुष्य कभी नहीं सीखता। वह बार बार वही भूल दोहराता है क्योंकि उसका स्वभाव अपरिवर्तित रहता है। शक्ति की भूख, नियंत्रण की चाह और अमरता का भ्रम
उसे हर युग में उसी गड्ढे में गिरा देता है जहां वह पहले भी गिर चुका है। इतिहास हमें यह नहीं सिखाता कि दुनिया कैसे बदली, इतिहास हमें यह सिखाता है कि इंसान कैसे नहीं बदला। हम तकनीक में आगे बढ़ गए पर विचार और नैतिकता में नहीं। हमारे पास जानकारी है पर समझ नहीं, साधन है पर संतुलन नहीं, संवाद के मंच हैं पर संवाद नहीं। यही कारण है कि इतिहास बार बार स्वयं को दोहराता है, क्योंकि मनुष्य वही रहता है। अब सवाल यह उठता है, यदि मनुष्य की प्रकृति नहीं बदलती तो फिर सभ्यता आगे कैसे बढ़ती है? हम नए समाज, नए नियम और नए सपने क्यों बनाते हैं, जबकि भीतर हम वही प्राचीन मनुष्य हैं जो डर और भूख से भागते थे? इस प्रश्न का उत्तर हमें अगले भाग में मिलेगा, जहां हम समझेंगे कि इंसान ने डर से नियम कैसे बनाए और नियमों से सभ्यता कैसे निर्मित हुई। आगे की कहानी और गहरी होगी। अगला भाग है सभ्यता और संस्कृति का विकास। समझ गया? मैं आपके दिए हुए पूरे टेक्स्ट को अब उसी फ्लो में, बिना किसी चिन्ह, नंबर, प्रतिशत, डैश, उद्धरण या ऐसे किसी भी सिंबल के एकदम एआई वॉइस ओवर फ्रेंडली रूप में नीचे लिख रहा हूँ। टोन भी वैसी ही रखी है जैसी आपकी लिखावट में है, बस प्रस्तुति को और अधिक नैरेशन जैसा बना दिया गया है ताकि यह आवाज में बिना रुके बिल्कुल स्मूथ चले। इंसान हमेशा भागता रहा है, कभी डर से, कभी अंधकार से, तो कभी अकेलेपन से, और इसी भागने की कोशिश ने अंत में उसे सभ्यता तक पहुंचा दिया। जब इंसान ने पहली बार दूसरों के साथ रहना सीखा तो उसने महसूस किया कि साथ में जीना आसान तो है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं, क्योंकि साथ रहने के लिए एक नियम चाहिए, एक मर्यादा चाहिए, जिससे हर कोई अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सके। यहीं से समाज का जन्म हुआ। यह शुरुआत में एक साधारण समझौता मात्र था। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा अगर तुम भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, चाहे हम इसे माने या ना माने। सभ्यता की बुनियाद प्रेम से नहीं बल्कि डर और स्वार्थ से रखी गई थी। लेकिन समय के साथ इसी स्वार्थ ने हमें व्यवस्था दी, परिवार दिया, धर्म दिया और आगे चलकर संस्कृति को जन्म दिया। ड्यूरेंट बताते हैं कि सभ्यता वह सामाजिक व्यवस्था है जहां स्थिरता और सुरक्षा के कारण मनुष्य रचना करना शुरू कर देता है। सभ्यता की असली शुरुआत तब हुई जब इंसान ने केवल जीवित रहने के बजाय सार्थक जीवन जीने के बारे में सोचना शुरू किया। जब उसने अगले दिन की योजना बनानी सीखी, जब उसने खेत जोते, घर बनाए, अपनी कहानियां अगली पीढ़ियों तक पहुंचाई और अपने अनुभव समय में सुरक्षित कर दिए। इसी क्षण से मनुष्य ने अपने अस्तित्व को अमरता की दिशा में बढ़ाना शुरू कर दिया। सभ्यता का सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि उसने इंसान को स्थायित्व दिया। पहले मनुष्य खानाबदोश था, लगातार चलता रहता था, हर जगह भय उसका पीछा करता था। लेकिन जब वह बसने लगा तब खेती आई, खेती से भोजन की सुरक्षा मिली और भोजन की सुरक्षा ने इंसान को समय दिया। समय से विचार पैदा हुए, विचारों से उपकरण बने और उपकरणों ने मनुष्य की दुनिया को बदल दिया। विचारों ने आग बनाई, आग ने भोजन बदला, भोजन ने शरीर बदला और शरीर के साथ मनुष्य का मस्तिष्क विकसित होता चला गया। धीरे धीरे यही मस्तिष्क कला, संगीत, धर्म और दर्शन का जनक बना। सभ्यता ने मनुष्य को केवल जीवित नहीं रखा बल्कि उसे सोचने की क्षमता दी, रचने की शक्ति दी और सपने देखने की आजादी दी। लेकिन हर उपलब्धि की एक कीमत होती है। सभ्यता का दूसरा चेहरा सत्ता और नियंत्रण का चेहरा था। जहां नियम होते हैं वहां कोई ना कोई होता है जो नियम बनाने का अधिकार अपने पास रखता है। और यहीं से मानव इतिहास का सबसे पुराना खेल शुरू हुआ, राजनीति का खेल। जब कुछ लोगों ने यह समझ लिया कि भीड़ को डर के सहारे या ईश्वर के नाम पर नियंत्रित किया जा सकता है, तो धर्म और शासन एक दूसरे के सहारे खड़े हो गए। धर्म ने जनता से कहा कि शासक ईश्वर का प्रतिनिधि है और शासक ने जनता से कहा कि वह ईश्वर के नाम पर शासन करता है। जनता ने सिर झुका दिया क्योंकि जनता को सबसे ज्यादा जरूरत सुरक्षा की थी। ड्यूरेंट कहते हैं कि धर्म और शासन मनुष्य की असुरक्षा के दो रूप हैं। हमने धर्म इसीलिए बनाया ताकि हमें एक अदृश्य संरक्षण का भरोसा मिल सके, और हमने शासन इसलिए बनाया ताकि दृश्य रूप में व्यवस्था बनी रहे। लेकिन नियंत्रण करने वाला हर युग में इंसान ही रहा, कभी भी ईश्वर नहीं। सभ्यता ने हमें संस्कृति दी पर बदले में हमारी स्वाधीनता छीन ली। हम नियमों में जीने लगे और आदतों में बंधने लगे। हमारे विचार सुरक्षित हो गए लेकिन जंगली नहीं रहे। सभ्यता ने हमारे भीतर की आग को काबू में किया लेकिन उसी आग की गर्मी भी कम कर दी। इतिहास यह भी दिखाता है कि जहां सभ्यताएं मजबूत होती हैं वहां कला और रचनात्मकता अपने चरम पर पहुंचती है। मिस्र के पिरामिड, यूनान की मूर्तियां, भारत के मंदिर और चीन की महान दीवार, इन सब के पीछे केवल मेहनत नहीं थी बल्कि यह विश्वास था कि मनुष्य अर्थपूर्ण और अमर रचना कर सकता है। लेकिन जब सभ्यता कमजोर होने लगती है तो सबसे पहले यही विश्वास टूटता है।
कला मरने लगती है, विचार धीमे पड़ने लगते हैं और मनुष्य एक बार फिर भय में जीने लगता है, उसी आदिम अवस्था में लौटता हुआ जहां से वह निकला था। ड्यूरेंट कहते हैं कि हर सभ्यता व्यवस्था में जन्म लेती है और अव्यवस्था में मर जाती है। सभ्यता को संतुलन चाहिए, स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच का संतुलन। जब स्वतंत्रता अत्यधिक बढ़ जाती है तो अराजकता पैदा होती है और जब अनुशासन अत्यधिक बढ़ जाता है तो दमन जन्म लेता है। इतिहास बताता है कि दोनों ही स्थितियां किसी भी सभ्यता को तोड़ देती हैं। कभी रोम स्वतंत्रता से उठा और विलासिता में गिर गया, यूनान विचारों से फला फूला और अपने ही विभाजन में मिट गया। भारत ने अध्यात्म की ऊंचाइयां छुईं और आंतरिक विसंगतियों में कमजोर हुआ, और आधुनिक दुनिया भी वही गलतियां दोहरा रही है, बस मंच बदल गया है, कलाकार वही हैं और कहानी भी वही है। सभ्यता की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह मनुष्य को एकजुट करती है पर धीरे धीरे उसे विभाजित भी कर देती है। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती है, मनुष्य जाति, वर्ग, धर्म और विचारधाराओं में बंटने लगता है। हर युग में कुछ लोग श्रेष्ठ बन जाते हैं और बाकी लोग अनुयायी। फिर शुरू होती है वही पुरानी कहानी, सत्ता, विद्रोह, युद्ध और पुनर्जन्म की कहानी। सभ्यता का पहिया लगातार घूमता रहता है, वह ऊपर उठती है, नीचे गिरती है और फिर से उठती है। हर सभ्यता अपने भीतर ही अपने पतन का बीज लेकर चलती है, क्योंकि मनुष्य जितना निर्माण करता है उतना ही विनाश भी कर देता है। सभ्यता की असली परीक्षा तब होती है जब मनुष्य के भीतर से संघर्ष की भूख खत्म हो जाती है, जब लोग सुविधा को ही जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं, जब कला नकल बन जाती है, विचार दोहराव और मनुष्य केवल उपभोक्ता बनकर रह जाता है। इसके बाद सभ्यता धीरे धीरे मरने लगती है, पहले भीतर से और फिर बाहर से। फिर भी ड्यूरेंट मानते हैं कि सभ्यता पूरी तरह नहीं मरती, वह रूप बदलती है। हर पतन किसी नए जन्म की तैयारी करता है, हर अंत एक नई शुरुआत को जन्म देता है। यूनान की आत्मा रोम में जीवित रही, रोम का उत्तराधिकार यूरोप में फैला, भारत का दर्शन एशिया में आगे बढ़ा। सभ्यता कभी समाप्त नहीं होती, वह बस एक नए इंसान के हाथों नए रूप में यात्रा जारी रखती है। और शायद यही इतिहास का सबसे सुंदर संदेश है कि मनुष्य नष्ट नहीं होता, वह विकसित होता है। हर विनाश में एक नए निर्माण की आहट छिपी रहती है और हर गिरावट एक गहरे जागरण की शुरुआत होती है। जब इंसान ने सभ्यता की नींव रखी तब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर जिया कैसे जाए। हजारों सालों में उसने मंदिर, कानून और नैतिकता की एक बड़ी इमारत खड़ी की ताकि समाज को दिशा मिल सके। लेकिन सच यही है कि नैतिकता कभी भी इंसान की सहज प्रवृत्ति नहीं थी, वह तो बस आवश्यकता से पैदा हुई एक व्यवस्था थी ताकि भीड़ को काबू में रखा जा सके। इतिहासकार ड्यूरेंट लिखते हैं कि नैतिकता वह काम करती है जो ताकत नहीं कर पाती। नैतिकता आदमी के भीतर डर पैदा करती है। शुरुआती समाजों में न कोई पुलिस थी और न अदालतें, तब लोगों को काबू में रखने के लिए पाप और सजा की कल्पना बनाई गई। अगर किसी ने चोरी की तो उसे सिर्फ समाज से नहीं बल्कि ईश्वर से भी डराया गया। नैतिकता दरअसल धर्म का सबसे सफल हथियार बनी और धर्म सत्ता का सबसे पुराना औजार बन गया। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, इंसान ने महसूस किया कि नैतिकता नाम की चीज स्थायी नहीं है। जो एक समाज में सही माना जाता है वह दूसरे समाज में गलत कहलाता है। कभी वफादारी को सबसे बड़ा गुण कहा गया तो कभी विद्रोह को ही नैतिक कर्तव्य बना दिया गया। ड्यूरेंट का कहना है कि नैतिकता किसी शाश्वत सत्य का नाम नहीं बल्कि शक्ति और परिस्थिति की दासी है। एक गरीब व्यक्ति चोरी करे तो उसे पाप कहा जाएगा, लेकिन जब कोई राजा किसी छोटे राज्य पर हमला करे तो उसे विजय की उपाधि दे दी जाती है। यह इतिहास का सबसे पुराना विरोधाभास है। सत्ता हमेशा नैतिकता से ऊपर खड़ी मिलती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इंसान सच में अच्छा बनना चाहता है या वह सिर्फ अच्छा दिखना चाहता है। ड्यूरेंट के अनुसार इंसान के सारे नैतिक व्यवहार जैसे दया, ईमानदारी और सहयोग असल में उसके अस्तित्व की रणनीतियां हैं। जब समूह में रहना फायदेमंद लगा तब इंसान ने दया सीख ली, जब व्यापार बढ़ा तब ईमानदारी की आदत बना ली, जब सत्ता चाहिए थी तब धर्म के सहारे अपने आप को पवित्र कहा। सच्चाई यही है कि इंसान हमेशा अपने बारे में एक सुंदर नैतिक कथा रचना चाहता है, चाहे वह कथा कितनी भी झूठी क्यों ना हो। ड्यूरेंट एक और खतरनाक सत्य बताते हैं। इतिहास के सबसे भयानक अपराध हमेशा नैतिक उद्देश्य के नाम पर किए गए। धर्मयुद्ध, अत्याचार, गुलामी और नरसंहार, इन सब के पीछे यही तर्क दिया गया कि हम सही हैं। यही भ्रम आज भी सभ्य दुनिया को खा रहा है, क्योंकि जब इंसान अपने विश्वास को अंतिम सत्य मान लेता है तब वह किसी भी हिंसा को न्याय कहकर उचित ठहरा देता है। यही कारण है कि ड्यूरेंट कहते हैं, नैतिकता का असली चेहरा तब सामने आता है जब सत्ता बदल जाती है,
जिसके हाथ में ताकत होती है वही तय करता है कि सही क्या है, और जैसे ही सत्ता गिरती है वही नैतिकता अचानक अनैतिक घोषित कर दी जाती है। हर युग में विजेता अपनी नैतिकता लिखते हैं और हारने वाले अपनी आवाज और आत्मा दोनों खो बैठते हैं। फिर भी सवाल यही रहता है कि नैतिकता जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए कि यही इंसान को भीड़ से अलग खड़ा करती है। ड्यूरेंट का उद्देश्य यह नहीं कि नैतिकता झूठ है, बल्कि यह समझाना है कि नैतिकता एक मानव निर्मित औजार है, एक सामाजिक तकनीक जिसने हमें अराजकता से बचाया। यदि यह न होती तो इंसान खुद को बहुत पहले नष्ट कर चुका होता। लेकिन समस्या यह है कि इंसान जब इस औजार को अंतिम सत्य समझ लेता है तब वह दूसरे की नैतिकता को मिटाने निकल पड़ता है। और यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। नैतिकता इंसान को बचाती भी है और उसके विनाश का कारण भी बन जाती है। सभ्यता की हर दीवार के नीचे यही संघर्ष छिपा है, अच्छाई और स्वार्थ का संघर्ष। हम दूसरों की मदद इसलिए कम करते हैं कि वे इंसान हैं, और ज्यादा इसलिए कि हमें किसी संतोष, किसी लाभ या किसी पहचान की चाह होती है। ड्यूरेंट इसे स्वार्थ की नैतिकता कहते हैं, एक ऐसी सच्चाई जिसे सभ्यता ने सदियों से सुंदर शब्दों की चादर में छिपा कर रखा है। फिर भी इंसान कोशिश करता रहता है अच्छाई को थामे रखने की, क्योंकि यही उसके अस्तित्व का नाटक है। वह जानता है कि दुनिया में हर कोई स्वार्थी है, फिर भी वह आशा करता है कि कोई तो निस्वार्थ होगा, क्योंकि यदि यह विश्वास टूट गया तो समाज की पूरी कहानी ही खत्म हो जाएगी। और शायद इसी कारण इतिहास बार बार उसी मोड़ पर लौट आता है जहां से वह शुरू हुआ था, इंसान की अच्छाई और बुराई के बीच का अंतहीन संघर्ष। सभ्यता का असली इंजन युद्ध नहीं बल्कि व्यापार है। इंसान ने जब पहली बार किसी दूसरे व्यक्ति को वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी, उसी क्षण अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। उस पल से ताकत सिर्फ तलवार में नहीं रही, वह जेब में आ गई। इतिहासकार विल ड्यूरेंट लिखते हैं कि जहां शारीरिक ताकत खत्म होती है वहीं से पैसे की ताकत शुरू होती है। सभ्यता की शुरुआती दुनिया में संपत्ति का मतलब सिर्फ जमीन था। जिसने जमीन पर अधिकार किया उसने इंसान पर भी अपनी हुकूमत स्थापित कर ली। फिर जमीन से पैदा हुआ अनाज, अनाज से व्यापार और व्यापार से पैदा हुई मुद्रा, ये सब मिलकर सत्ता की एक नई भाषा बन गए। धन और शासन ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और दोनों ने मिलकर दुनिया को चलाना शुरू किया। ड्यूरेंट कहते हैं कि इतिहास का हर युग इसी एक खेल की लंबी कहानी है। कौन उत्पादन करेगा, कौन नियंत्रण करेगा और लाभ किसके हाथ में जाएगा। कभी किसान शोषित हुआ, कभी मजदूर। कभी पूंजीपति ने सत्ता पर कब्जा किया तो कभी सत्ता ने पूंजी को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। चेहरे बदलते गए लेकिन नियम वही बना रहा कि ताकत हमेशा वहीं बसती है जहां संसाधन ठहरते हैं। मिस्र के फराओ, रोम के सम्राट, मुगल बादशाह या आधुनिक युग की विशाल कंपनियां, हर सत्ता का मूल सिद्धांत एक ही रहा है, आर्थिक नियंत्रण ही सामाजिक नियंत्रण है। ड्यूरेंट स्पष्ट कहते हैं कि इतिहास की असली लड़ाई विचारधारा की नहीं बल्कि वितरण की रही है। सवाल हमेशा यही रहा कि धन किसके पास रहेगा और किसके हिस्से में सिर्फ श्रम और संघर्ष आएगा। जब धन एक जगह इकट्ठा होता है तब असमानता जन्म लेती है, असमानता बढ़ती है तो समाज में असंतोष फैलता है, और जब असंतोष सड़ने लगता है तब क्रांति पैदा होती है। ड्यूरेंट बताते हैं कि यही क्रम हर सभ्यता में दोहराया गया है। पहले संपत्ति एक जगह इकट्ठा होती है, फिर समाज तनाव में टूटने लगता है, उसके बाद विद्रोह आता है, फिर संपत्ति का पुनर्वितरण शुरू होता है और कुछ समय बाद वही केंद्रीकरण फिर दोबारा लौट आता है। इस तरह इतिहास एक आर्थिक झूले की तरह बार बार आगे और पीछे झूलता रहा। इस झूले के बीच इंसान ने कई मीठे भ्रम गढ़ लिए। ये भ्रम की मेहनत करने वाला हमेशा जीतता है, ये भ्रम की सफलता योग्यता की पहचान है। लेकिन ड्यूरेंट इन मिथकों को चीर कर दिखा देते हैं। उनका कहना है कि इतिहास में योग्यता से ज्यादा किस्मत और संबंधों ने दौलत दी है। जो पैदा ही सही जगह पर हुआ वही सफल और समृद्ध बना। बाकी लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया ताकि वे चुप रहें और व्यवस्था कायम रहे। ड्यूरेंट यहाँ एक बहुत तीखी बात रखते हैं। उनका कहना है कि धन और नैतिकता कभी एक बिस्तर में नहीं सोते। जैसे जैसे धन बढ़ता है ईमानदारी घटने लगती है, क्योंकि जब लाभ ही जीवन का लक्ष्य बन जाए तो ईमानदारी एक बोझ लगने लगती है। इंसान फिर वही करता है जो टिके रहने के लिए आवश्यक हो, चाहे वह नैतिक हो या अनैतिक। लेकिन यहाँ एक दूसरी सच्चाई भी है। धन ने सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं फैलाया बल्कि उसने सभ्यता को गति भी दी। यदि लालच न होता तो व्यापार न होता, यदि प्रतिस्पर्धा न होती तो नए विचार और आविष्कार पैदा न होते। ड्यूरेंट कहते हैं कि लालच सभ्यता की ज्वाला है। यह ज्वाला कभी कभी सब कुछ जला देती है, लेकिन इसके बिना इंसान की प्रगति जमकर राख हो जाती। समस्या धन में नहीं,
समस्या उसके असंतुलन में है। इतिहास का सबसे बड़ा विडंबनापूर्ण दृश्य यही है कि अमीर वर्ग सभ्यता की रचना करता है और अंत में वही वर्ग उसके पतन का कारण भी बन जाता है। जब धन कुछ हाथों में कैद हो जाता है तो समाज का भरोसा टूटता है। लोग मानने लगते हैं कि खेल पहले से तय है और मेहनत का कोई अर्थ नहीं। जब यह विश्वास मर जाता है तभी सभ्यता मरना शुरू कर देती है। ड्यूरेंट कहते हैं कि हर साम्राज्य तब तक जिंदा रहता है जब तक गरीब वर्ग उम्मीद में जीता है। जैसे ही गरीब को यकीन हो जाए कि उसके हिस्से में सिर्फ संघर्ष है और परिवर्तन कभी नहीं आएगा, तभी इतिहास नई पटकथा लिखता है और वह पटकथा होती है क्रांति की। सभ्यता इसीलिए हमेशा खुद को संतुलित करने की कोशिश करती है, कभी सुधारों के माध्यम से और कभी विद्रोहों के माध्यम से, लेकिन खेल कभी खत्म नहीं होता। शक्ति धन के पीछे भागती है और धन शक्ति के पीछे। दोनों मिलकर यह तय करते हैं कि इतिहास किस दिशा में बहता रहेगा। ड्यूरेंट बताते हैं कि इतिहास का हर आंदोलन, हर युद्ध और हर क्रांति मूल रूप से आर्थिक कारणों से ही जन्मा है। विचारधाराएं तो केवल मुखौटे हैं जो असली खेल को छिपाती हैं। असली खेल संसाधनों के नियंत्रण का खेल है और इसी खेल से कोई समाज खुद को कभी पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाया, क्योंकि मनुष्य चाहे जितना भी सभ्य बन जाए, अंत में वह वही करता है जो उसके पेट, उसके लालच और उसके भय को शांत कर दे। और जब तक यह तीनों ताकतें इंसान के भीतर सक्रिय हैं, इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता रहेगा। सत्ता हमेशा एक भ्रम रही है। जो इसे अपने हाथ में पकड़ता है उसे यही लगता है कि वह इतिहास को दिशा दे रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इतिहास ही उसे अपने अनुसार चला रहा होता है। इतिहासकार विल ड्यूरेंट कहते हैं कि राजनीति सभ्यता की आत्मा नहीं बल्कि उसका मुखौटा है। असली शक्ति कभी संसदों की दीवारों में या महलों की सीढ़ियों पर नहीं बैठी, बल्कि उन अदृश्य व्यवस्थाओं में छिपी रही जो इन सब को चलाती हैं। सेना, धन, धर्म और भय, यही असल ताकत के चार आधार रहे हैं। हर राजनीतिक व्यवस्था अपने समय की नैतिकता के अनुसार खुद को सही साबित करती है। लोकतंत्र कहता है कि जनता सर्वोच्च है, लेकिन पर्दे के पीछे हमेशा गिने चुने लोग ही फैसले तय करते हैं। ड्यूरेंट इसे आजादी का भ्रम कहते हैं, यानी जनता को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह निर्णय ले रही है, जबकि असली फैसले पहले से सीमित दायरे में तय कर दिए जाते हैं। राजनीति का पहला नियम है स्थिरता के नाम पर नियंत्रण। हर शासक जानता है कि स्वतंत्रता कभी पूरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि पूरी तरह स्वतंत्र व्यक्ति आदेश नहीं मानता। इसलिए जनता को यह विश्वास दिलाना जरूरी होता है कि जो बंधन उसे दिए गए हैं वही उसकी रक्षा का तरीका है। ड्यूरेंट कहते हैं कि शासन का उद्देश्य जनता को बचाना नहीं बल्कि जनता को तृप्त रखना है। सत्ता सीधा बल कम इस्तेमाल करती है, वह लोगों की उम्मीदों और कल्पनाओं को अपने पक्ष में मोड़कर उन्हें खुश रखती है। इतिहास के हर युग में सत्ता ने खुद को वैध दिखाने के लिए धर्म और विचारों का सहारा लिया। फराओ खुद को ईश्वर बताते थे। राजाओं का विश्वास था कि वे दिव्य आदेश से सिंहासन पर बैठे हैं, और आज के नेता कहते हैं कि वे जनता की आवाज हैं, लेकिन ढांचा कभी नहीं बदला। सत्ता हमेशा अपनी सुविधा के अनुसार नैतिकता गढ़ती है। ड्यूरेंट के अनुसार राजनीति शक्ति को नैतिकता का वेश पहनाने की कला है। जब कोई व्यवस्था पुरानी पड़ जाती है, जब उसके कानून जनता के दर्द से कटने लगते हैं, तब इतिहास उसे हटा देता है। लेकिन विडंबना यह है कि हर बार नई सत्ता भी धीरे धीरे पुरानी जैसी बन जाती है, क्योंकि शक्ति का स्वभाव नहीं बदलता, केवल उसका चेहरा बदल जाता है। सत्ता की एक और सच्चाई यह है कि उसे अपने अस्तित्व के लिए हमेशा एक शत्रु चाहिए। यदि शत्रु न हो तो भय नहीं होगा, यदि भय नहीं होगा तो जनता को एकजुट रखना कठिन हो जाएगा। इसलिए हर शासन ने किसी न किसी रूप में दुश्मन गढ़े, कभी विदेशी ताकतें, कभी अल्पसंख्यक, कभी विचारों का विरोध। ड्यूरेंट इसे शत्रु की राजनैतिक आवश्यकता कहते हैं। शत्रु की उपस्थिति सत्ता के लिए ईंधन की तरह होती है। सत्ता कभी सच में बांटी नहीं जाती, वह केवल स्थानांतरित होती है। क्रांतियां इसलिए नहीं होती कि व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए, बल्कि इसलिए होती हैं कि कुर्सी पर बैठने वाला चेहरा बदल जाए। इतिहास में जब कोई तानाशाह गिरा, उसकी जगह कोई और आकर बैठ गया और कहानी फिर से उसी दिशा में बहने लगी। ड्यूरेंट राजनीति को नैतिक प्रयोग नहीं बल्कि जीव वैज्ञानिक प्रवृत्ति मानते हैं। जैसे प्रकृति में शक्तिशाली जीव कमजोरों पर हावी होता है, उसी तरह राजनीति में शक्तिशाली समूह संसाधनों, कानून और विचारों पर कब्जा कर लेता है। राजनीति का लक्ष्य न्याय नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखना होता है। सत्ता उतनी ही स्वतंत्रता देती है जितनी उसे टिके रहने के लिए आवश्यक होती है। जब जनता इस संतुलन को तोड़ देती है, जब लोग इतने जागरूक हो जाते हैं कि भय से इनकार कर दें, तब राजनीति अपना रूप बदल लेती है।
राजतंत्र लोकतंत्र में बदल जाता है, तानाशाही संवैधानिक रूप ले लेती है, लेकिन असली शक्ति वही रहती है। वही संस्थाएं, वही व्यवस्थाएं और अक्सर वही वर्ग, बस उनका मुखौटा बदल जाता है। ड्यूरेंट चेतावनी देते हैं कि यदि सत्ता को सीमित न किया जाए तो हर शासन धीरे धीरे निरंकुश बन जाता है। इतिहास इसका गवाह है कि इंसान को केवल बाहरी सत्ता से नहीं बल्कि अपनी ही महत्वाकांक्षा से भी बचाने की जरूरत है, क्योंकि जब शक्ति किसी एक हाथ में ठहर जाती है तो धीरे धीरे वह इंसानियत को ही तुच्छ समझने लगती है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि राजनीति कभी समाधान नहीं बल्कि समाधान का रूपांतरण है। राजनीति नायक नहीं, पर्दे के पीछे की पटकथा है। और जब कोई समाज यह भूल जाता है कि सत्ता जनता की सेवा के लिए है, जनता सत्ता की दासी नहीं, तब इतिहास उसे याद दिलाने के लिए पतन का एक नया अध्याय लिख देता है। युद्ध सभ्यता का सबसे पुराना साथी है और सबसे स्थायी सत्य भी। हर युग ने शांति का सपना देखा, लेकिन हर पीढ़ी ने युद्ध को जिया। विल ड्यूरेंट कहते हैं कि शांति कोई स्थायी अवस्था नहीं है बल्कि केवल एक ऐसा विराम है जो दो युद्धों के बीच में आता है। इंसान ने आग को काबू में कर लिया, उसने धरती और प्रकृति पर अपनी पकड़ बना ली, लेकिन वह अपने अंदर बसे हिंसक स्वभाव पर कभी विजयी नहीं हो पाया। जब भी संसाधन कम हुए, जब भी सत्ता अस्थिर हुई, इंसान के हाथ में तलवार लौट आई। ड्यूरेंट के अनुसार युद्ध कोई हादसा नहीं बल्कि समाज की स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रकृति हर प्रजाति को प्रतिस्पर्धा सिखाती है, जो लड़ता है वही जीवित रहता है। सभ्यता ने इस प्रवृत्ति को केवल परिष्कृत किया है, मिटाया नहीं। पहले मनुष्य के हाथ में पत्थर थे, फिर तलवारें आईं, उसके बाद बंदूकें, और आज एक छोटा सा बटन पूरे शहरों को राख में बदल सकता है। औजार बदलते गए, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति वैसी ही रही। युद्ध के कारण हर युग में अलग अलग दिखाई दिए, कभी धर्म के नाम पर, कभी राष्ट्र के सम्मान पर, कभी बदले के लिए और कभी न्याय के लिए। लेकिन गहराई में झांको तो हर युद्ध केवल शक्ति और संसाधनों के बंटवारे का खेल है। ड्यूरेंट लिखते हैं कि हर संघर्ष का मूल कारण आर्थिक असमानता है और उसका परिणाम भी। जब एक राज्य दूसरे पर हमला करता है तो वह अपने लालच को पवित्र कारण बताकर ढक देता है। इतिहास की हर जंग के भीतर एक ही सच धड़कता है, किसके पास क्या है और किसे क्या चाहिए। मनुष्य की सबसे विचित्र आदत यह रही है कि वह हिंसा को भी नैतिकता का आवरण पहनाता है। वह हत्या को बलिदान कहता है, वह कब्जे को विजय कहता है और वह लूट को उपलब्धि बना देता है। ड्यूरेंट कहते हैं कि सभ्यता की सबसे खतरनाक चाल यही है, हिंसा को आदर्श बना देना। यही कारण है कि बचपन से ही बच्चे उन नायकों की कहानियां सुनते हैं जो तलवार से दुनिया बदलते हैं और बड़े होकर युद्ध को महिमा का मार्ग समझने लगते हैं। ड्यूरेंट यह भी स्वीकार करते हैं कि युद्ध ने मानव सभ्यता को कुछ लाभ भी दिए। यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन सच यह है कि युद्ध ने समाजों को संगठित किया, तकनीक को आगे बढ़ाया और मनुष्य को बड़े स्तर पर एकजुट किया। हर बड़े युद्ध के बाद शासन, विज्ञान और कूटनीति के नए मार्ग खुले, लेकिन जो लाभ कभी विकास का कारण बने वही आगे चलकर जड़ साबित हुए। पहले केवल राजा युद्धों में उतरते थे, आज पूरी की पूरी जनता झोंक दी जाती है। युद्ध जितना संगठित हुआ, उसका विनाश उतना ही भयंकर होता गया। ड्यूरेंट कहते हैं कि शांति कोई बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि थकावट का परिणाम होती है। जब समाज टूट जाता है तब उसे शांति याद आती है, लेकिन कुछ पीढ़ियों बाद जैसे ही पुराना दर्द धुंधला पड़ जाता है, नई महत्वाकांक्षाएं जन्म लेती हैं और इतिहास फिर वही गलती दोहराता है। यह चक्र इसलिए नहीं रुकता क्योंकि मनुष्य की इच्छा और अहंकार कभी समाप्त नहीं होते। ड्यूरेंट युद्ध को केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखते हैं। जब किसी समाज में ऊर्जा और युवा प्रबल होते हैं तब वह विस्तार चाहता है और वही विस्तार युद्ध में बदल जाता है। लेकिन जब वही समाज बूढ़ा और आत्मसंतुष्ट हो जाता है तो वह भीतर से सड़ने लगता है। इतिहास के हर साम्राज्य ने इसी झूले को जिया है, एक ओर युद्ध की तीव्रता और दूसरी ओर शांति की जड़ता। ड्यूरेंट चेतावनी देते हैं कि इतिहास को समझना केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मरक्षा है, क्योंकि जो समाज इतिहास से नहीं सीखता वह अपनी पिछली गलतियों को फिर से जीने के लिए अभिशप्त होता है। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य युद्ध को रोकना चाहता है तो उसे पहले खुद को समझना होगा, क्योंकि असली युद्ध धरती पर नहीं मन के भीतर होता है। जब तक इंसान अपने भीतर के डर, लालच और अहंकार पर विजय प्राप्त नहीं करेगा तब तक कोई समझौता स्थायी नहीं हो सकेगा। सभ्यता तलवार से नहीं बच सकती, उसे संयम बचाता है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य को संयम अधिक समय तक पसंद नहीं आता। जैसे ही वह शक्तिशाली होता है वह खुद को अजेय मान बैठता है और फिर उसी विनाश की ओर बढ़ने लगता है जिससे वह भागना चाहता था।
ड्यूरेंट कहते हैं कि शांति अपवाद है और युद्ध मनुष्य का स्वभाव। जब तक मनुष्य अपनी प्रकृति से ऊपर नहीं उठेगा तब तक हर जीत अगली हार की शुरुआत बनेगी। यह रहा आपका टेक्स्ट, बिना किसी चिन्ह, बिना नंबर, बिना डैश, बिना प्रतिशत, बिना बराबर, एकदम स्मूथ, लगातार बहने वाला, पूरी तरह एआई वॉइस ओवर फ्रेंडली नैरेशन के रूप में। भाव, गहराई और दार्शनिक टोन बिल्कुल जस की तस रखी गई है। हर सभ्यता का जन्म उम्मीद से होता है, फिर वह चरम अहंकार की अवस्था से गुजरती है और अंत में अपनी ही बनाई हुई व्यवस्था में दम तोड़ देती है। विल ड्यूरेंट कहते हैं कि सभ्यताएं किसी बाहरी शक्ति के कारण नहीं बल्कि आत्महत्या के कारण मरती हैं। जब समाज निर्माण की ऊर्जा छोड़कर विलासिता को अपना लक्ष्य बना लेता है तब उसका अंत निश्चित हो जाता है। हर महान सभ्यता की कहानी लगभग एक जैसी है। शुरुआत में संघर्ष होता है, भूख होती है और एक साझा सपना होता है। लोग अपने श्रम से खेत विकसित करते हैं, शहर बसाते हैं, कला को जन्म देते हैं और कानून बनाते हैं। यही ऊर्जा किसी समाज को ऊपर उठाती है। लेकिन जैसे ही व्यवस्था मजबूत होने लगती है, लोग कमजोर होने लगते हैं। मेहनत करने वालों की जगह उपभोक्ता आ जाते हैं और आदर्शों की जगह सुविधाएं बैठ जाती हैं। ड्यूरेंट लिखते हैं कि सफलता हर सभ्यता के पतन का बीज है। जब कोई समाज इतना आगे बढ़ जाता है कि उसे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, तभी उसके भीतर जंग लगनी शुरू हो जाती है। यह जंग नैतिकता से शुरू होती है। अनुशासन समाप्त होने लगता है, परिवार बिखरने लगते हैं और व्यक्तिगत सुख सामूहिक जिम्मेदारी से बड़ा बन जाता है। रोम इसका सबसे सशक्त उदाहरण है। वही रोम जिसने दुनिया को कानून, संगठन और शक्ति की मिसाल दी, अंत में अपनी ही विलासिता में डूबकर टूट गया। ड्यूरेंट कहते हैं कि पतन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। पहले नेता भ्रष्ट होते हैं, फिर जनता उदासीन हो जाती है। जब लोग सवाल पूछना छोड़ देते हैं और केवल मनोरंजन में डूब जाते हैं, तब सभ्यता अपनी आत्मा खो देती है। रोटी और तमाशे यही वह अवस्था है जहां हर साम्राज्य अपनी मौत की प्रतीक्षा करता है। ड्यूरेंट बताते हैं कि पतन अचानक नहीं आता, वह एक धीमी प्रक्रिया है। पहले कला खोखली होती है, फिर शिक्षा सतही हो जाती है और अंत में राजनीति मजाक बन जाती है। जब किसी सभ्यता के आदर्श केवल सफलता और आराम रह जाते हैं, तब इतिहास किसी नए भूखे समाज को जन्म देने की तैयारी करने लगता है। यही प्रकृति का संतुलन है। कोई समाज बूढ़ा पड़ता है तो कोई नया समाज उठ खड़ा होता है। मिस्र के बाद यूनान, यूनान के बाद रोम और रोम के बाद यूरोप की नई शक्तियां। ड्यूरेंट इसे सभ्यता का चक्र कहते हैं। हर सभ्यता संघर्ष से जन्म लेती है, संगठन से बढ़ती है और विलासिता में मर जाती है। लेकिन इस पतन में एक आश्चर्यजनक सुंदरता भी छिपी है। ड्यूरेंट कहते हैं कि कोई सभ्यता अंत में भी विरासत छोड़ जाती है। उसके विचार, उसकी कला और उसका ज्ञान किसी नई सभ्यता का ईंधन बनते हैं। रोम के पतन के बाद अंधकार युग आया, लेकिन उसी राख से पुनर्जागरण जन्मा। यानी सभ्यता कभी समाप्त नहीं होती, वह रूप बदलती रहती है, ठीक उसी तरह जैसे नदी समुद्र में मिलकर बादल बनती है और फिर बारिश बनकर लौट आती है। ड्यूरेंट आधुनिक सभ्यता को भी उसी चक्र का हिस्सा बताते हैं। हमारा युग यह भ्रम पाल रहा है कि तकनीक हमें बचा लेगी, लेकिन वही तकनीक हमें निर्भर भी बना रही है। हमने ज्ञान तो बढ़ाया है पर बुद्धि घटा दी है। हमने सुविधाएं बढ़ाई लेकिन संतोष खो दिया। और जब कोई समाज सुविधा को ही प्रगति समझने लगे, तब उसका पतन पहले ही शुरू हो चुका होता है। ड्यूरेंट कहते हैं कि किसी सभ्यता को बचाया जा सकता है, लेकिन हथियारों से नहीं, उसे भीतर से बचाया जा सकता है। उसके अनुशासन, उसके मूल्यों, उसकी जिम्मेदारी और उसके संयम से। अगर ये टूट जाए तो कोई शक्ति उसे नहीं बचा सकती, क्योंकि पतन दीवारें तोड़कर नहीं आता, वह मन में घर बनाता है। इतिहास बार बार चेतावनी देता है कि कोई सभ्यता अमर नहीं होती। हर युग अपने चरम पर खुद को अजेय मान लेता है, लेकिन समय उसकी नींव में दरार डालता रहता है और जब वह गिरती है तब दुनिया चौंक जाती है, मानो कुछ अचानक हो गया हो। जबकि सच्चाई यह है कि पतन हमेशा पहले दिखता है, बस लोग उसे देखने से इनकार कर देते हैं। ड्यूरेंट कहते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी सजा यह है कि जो समाज अपने पतन से नहीं सीखते, उन्हें उसे दोहराना पड़ता है। सभ्यता तब तक जीवित रहती है जब तक वह आत्म समीक्षा करती रहती है। जैसे ही वह खुद को अंतिम और पूर्ण समझने लगे, उसी क्षण से उसका अंत शुरू हो जाता है। इतिहास में जब भी किसी सभ्यता का पतन हुआ, उस समय के लोग हमेशा यही मान बैठे कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि इतिहास में खत्म होने जैसा कोई स्थायी शब्द होता ही नहीं। इतिहासकार विल ड्यूरेंट और एरियल ड्यूरेंट कहते हैं कि सभ्यताएं मरती नहीं, वे केवल अपना रूप बदलती हैं। हर पतन के बाद एक नई संस्कृति जन्म लेती है।
एक नई व्यवस्था खड़ी होती है और विचारों का एक नया प्रवाह आगे बढ़ता है। रोम की सभ्यता को ही देख लीजिए। साम्राज्य टूट गया, सत्ता बिखर गई, किंतु रोम का कानून, उसकी भाषा और उसकी प्रशासनिक सोच आज भी पूरे यूरोप के जीवन में सांस ले रही है। मिस्र, ग्रीस, भारत और चीन, हर जगह इतिहास एक ही पैटर्न दिखाता है। जब किसी समाज में नैतिकता ढीली पड़ जाती है, जब लालच और असमानता बढ़ जाती है, जब लोग अपनी जिम्मेदारी से भागने लगते हैं, तब उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन उसी पतन की राख में भविष्य की एक नई शुरुआत छुपी होती है। ड्यूरेंट बताते हैं कि सभ्यता एक यात्रा की तरह आगे बढ़ती है। शुरुआत संघर्ष से होती है, जब लोग कुछ महान बनाने के लिए मेहनत और त्याग करते हैं। फिर विकास का द्वार आता है, जब शिक्षा, कला और व्यवस्था प्रगति के शिखर पर पहुंचती है। इसके बाद संतुष्टि का समय आता है, जब सब कुछ आसान और सुरक्षित लगने लगता है। और अंत में पतन आता है, क्योंकि सुविधाएं और आराम इंसानों को भीतर से कमजोर बना देते हैं। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है। रोम के पतन के बाद यूरोप अंधकार के द्वार में चला गया, जिसे डार्क एज कहा गया। मगर उसी अंधकार की कोख से पुनर्जन्म निकला, जिसे रेनेसांस कहते हैं। एक ऐसा समय जिसने इंसान की सोच, कला, विज्ञान और आत्मविश्वास को फिर से जगा दिया। भारत के इतिहास में भी यही हुआ। जब पुरानी व्यवस्थाएं बिखर रही थीं, उसी समय एक नए युग की चेतना जन्म ले रही थी, जो आगे चलकर आधुनिक भारत की नींव बनी। ड्यूरेंट का कहना है कि कोई सभ्यता इसलिए नहीं मरती कि उसकी इमारतें गिर गईं या उसके शासक पराजित हो गए। सभ्यता तब मरती है जब उसके लोग अपने विश्वास को खो देते हैं, अपने आप पर, अपने समाज पर और अपने भविष्य पर। जैसे ही वह विश्वास दोबारा जागता है, समाज फिर से उठ खड़ा होता है, पहले से अधिक मजबूत रूप में। सभ्यता का पतन एक चेतावनी है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि जब इंसान अपने मूल्यों से दूर हो जाता है, जब भौतिकता ही जीवन का लक्ष्य बन जाती है, तब पतन निश्चित है। लेकिन यही पतन हमें वापस यह समझाता है कि असली ताकत आत्मा में है, इमारतों में नहीं, मूल्यों में है, सत्ता में नहीं। इतिहास का गहरा संदेश यही है कि पतन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि पतन ही परिवर्तन का आरंभ होता है। हर समाज, हर युग और हर इंसान के भीतर एक ऐसा बीज छिपा होता है जो सबसे अंधेरे समय के बाद भी नई रोशनी पैदा कर सकता है। और जब वह बीज अंकुरित होता है, तब इतिहास खुद को दोहराता नहीं, बल्कि एक नए और ऊंचे स्तर पर आगे बढ़ता है। ड्यूरेंट कहते हैं कि धर्म हमेशा से किसी न किसी सभ्यता की रीढ़ रहा है, लेकिन वह हर युग में एक ही रूप में कायम नहीं रहता। शुरुआत में धर्म ने इंसान को डर से जोड़ा, फिर उम्मीद से और अंत में नैतिकता से। जब कोई समाज खुद पर नियंत्रण खोने लगता है, तब धर्म एक अनुशासन का काम करता है। वह इंसान को भीतर से नियंत्रित करने वाली व्यवस्था बन जाता है। प्राचीन मिस्र में धर्म ने राजा को ईश्वर का पुत्र बना दिया, ताकि लोग बिना सवाल किए सत्ता को माने। ग्रीस में धर्म ने देवताओं को इंसानों जैसा रूप दिया, ताकि लोग उनसे जुड़ सकें और उन्हें समझ सकें। भारत में धर्म ने जीवन को कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे सिद्धांतों से जोड़ा, ताकि मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी महसूस करे। और पश्चिम में यहूदी और ईसाई परंपराओं ने इंसान को यह सिखाया कि एक सर्वोच्च सत्ता न्याय करेगी और हर कर्म का फल मिलेगा। हर युग में धर्म ने नैतिकता की एक रेखा खींची, लेकिन जब धर्म सवालों से डरने लगा, जब वह खुद को बदलने से इनकार करने लगा, तब दर्शन ने उसकी जगह ले ली। ड्यूरेंट साफ शब्दों में कहते हैं कि धर्म तब तक टिकता है जब तक वह अनुभव और सच की रोशनी से ऊपर नहीं उठ जाता। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा और तर्क शक्ति मजबूत हुई, इंसान ने धर्म से अधिक सवाल पूछने शुरू कर दिए। केवल यह कहना कि सब कुछ भगवान की इच्छा है लोगों को संतुष्ट नहीं करने लगा। तब दर्शन सामने आया। दर्शन ने कहा कि यदि ईश्वर का प्रमाण न भी हो, तब भी नैतिकता जरूरी है, क्योंकि नियमों के बिना समाज टिक नहीं सकता। धर्म ने व्यवस्था दी और दर्शन ने उसे तर्क दिया। ड्यूरेंट मानते हैं कि धर्म और दर्शन एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वे एक ही यात्रा के दो चरण हैं। धर्म दिल की भाषा बोलता है और दर्शन दिमाग की। धर्म कहता है कि ईश्वर के भय से, बुराई से दूर रहो, जबकि दर्शन कहता है कि बुराई स्वयं इंसान के अस्तित्व को खोखला कर देती है। एक नैतिकता को ईश्वर से जोड़ता है और दूसरा इंसान की चेतना से। लेकिन इतिहास में हर बार जब धर्म सत्ता की भाषा बोलने लगा, जब उसने डर को नियंत्रण का माध्यम बना लिया, तब वह अपने असली उद्देश्य से भटक गया। चर्च ने गैलीलियो को इसलिए दंडित किया क्योंकि उसने सत्य बोल दिया। ब्राह्मणवाद ने व्यवस्था को कठोर बनाकर जाति को जन्म से स्थायी कर दिया और मजहबी नेताओं ने ईश्वर के नाम पर राजनीति खड़ी कर दी। ड्यूरेंट कहते हैं कि यह धर्म की कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान की प्रवृत्ति है।
इंसान हर चीज को अपने लाभ के लिए मोड़ना चाहता है। फिर विज्ञान और दर्शन आगे आए और उन्होंने कहा कि सत्य को अनुभव करो, उसे परखो और खुद सोचो। लेकिन इस खोज ने एक और खालीपन पैदा किया। जब इंसान पूरी तरह ईश्वर से कट गया, तब वह अपने भीतर अर्थ खोने लगा। ड्यूरेंट इसे आत्मिक खालीपन कहते हैं। विज्ञान ने इंसान को शक्ति दी, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं दिया। धर्म ने उद्देश्य दिया, लेकिन स्वतंत्रता छीन ली, और इंसान हमेशा इन दो ध्रुवों के बीच झूलता रहा, नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच, विश्वास और तर्क के बीच। ड्यूरेंट बताते हैं कि समाधान किसी एक पक्ष में नहीं, बल्कि संतुलन में है। धर्म को तर्क से डरना नहीं चाहिए और दर्शन को भावना से घृणा नहीं करनी चाहिए। यदि समाज पूरी तरह धर्महीन हो जाए तो नैतिकता ढह जाती है, और यदि समाज अंधभक्त हो जाए तो स्वतंत्र विचार मर जाता है। सभ्यता की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि वह इन दोनों शक्तियों को किस तरह संतुलित करती है। ड्यूरेंट का निष्कर्ष बहुत गहरा है। वे कहते हैं कि ईश्वर शायद मानव कल्पना का प्रतीक हो, लेकिन उस कल्पना के बिना मनुष्य अधूरा है, क्योंकि जब तक इंसान किसी बड़ी शक्ति या किसी बड़े उद्देश्य पर विश्वास करता है, चाहे उसे नाम ईश्वर दिया जाए या मानवता या सत्य की खोज, तब तक उसकी आत्मा जीवित रहती है। और जब आत्मा जीवित रहती है, तभी सभ्यता कायम रहती है। सभ्यता के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए, जितनी भी क्रांतियां उठीं और जितने भी साम्राज्य खड़े हुए, उनकी जड़ में अक्सर एक ही शक्ति छिपी रही है, और वह है अर्थव्यवस्था। ड्यूरेंट कहते हैं कि मानव सभ्यता का असली संघर्ष अमीर और गरीब के बीच नहीं, बल्कि संसाधनों की कमी और इच्छाओं की अधिकता के बीच रहा है। शुरुआत में इंसान शिकारी और संग्रह करता था। उसे जितना चाहिए था वह प्रकृति से ले लेता था, लेकिन जैसे ही इंसान ने खेती सीखी, जमीन को अपना कहने का भाव पैदा हुआ। यहीं से निजी संपत्ति की धारणा जन्मी, और उसी पल असमानता की पहली रेखा खींच गई। जिसने जमीन पर कब्जा कर लिया वह मालिक बन गया, और जिसे कुछ नहीं मिला वह मजदूर बन गया। इस तरह समानता का विचार शुरुआत से ही एक सपना बनकर रह गया। ड्यूरेंट मानते हैं कि पूंजीवाद सभ्यता की सबसे शक्तिशाली ताकत है, क्योंकि यह नवाचार, उत्पादन और प्रगति को जन्म देता है। लेकिन यही व्यवस्था धीरे धीरे असमानता को स्थायी बना देती है। जैसे जैसे पूंजी कुछ गिने चुने हाथों में जमा होती जाती है, समाज का बड़ा हिस्सा उन्हीं पर निर्भर हो जाता है, और इसके बाद केवल दो रास्ते बचते हैं, या तो क्रांति या पतन। प्राचीन रोम में सत्ता और धन कुछ परिवारों के पास सिमट गया था। आम लोग बेरोजगार हुए और सेना में भर्ती होकर सत्ता के औजार बन गए। मध्यकालीन यूरोप में चर्च ने संपत्ति और अधिकार अपने हाथ में कर लिए। औद्योगिक क्रांति के दौर में कारखानों के मालिकों ने मजदूरों को मशीन जैसा जीवन दे दिया, और आधुनिक समय में यही प्रक्रिया कंपनियों और शेयरों के नए रूप में जारी है। ड्यूरेंट लिखते हैं कि स्वतंत्रता हमेशा अमीरों का विशेषाधिकार रही है। गरीबों के लिए यह केवल एक सपना बनकर रह जाती है। जब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती, तब तक राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी टिक नहीं पाती, क्योंकि जब पेट खाली हो तब लोकतंत्र केवल एक शब्द बनकर रह जाता है। इतिहास में हर दौर में समाज ने असमानता को संतुलित करने की कोशिश की। कभी धर्म ने दान और करुणा के सहारे, कभी राजा ने कानूनों और कर व्यवस्था के सहारे, और कभी जनता ने क्रांति के सहारे। लेकिन कोई भी प्रयोग स्थायी नहीं हुआ, क्योंकि मानव स्वभाव नहीं बदला। ड्यूरेंट कहते हैं कि जैसे ही इंसान को अवसर मिलता है, वह संपत्ति और शक्ति को इकट्ठा करने लगता है। यह मनुष्य की प्रकृति में ही लिखा है। लोग कई बार समाजवाद और साम्यवाद को समाधान मान लेते हैं, लेकिन ड्यूरेंट इसे भ्रम कहते हैं। उनका मानना है कि कोई भी व्यवस्था जो इंसान की महत्वाकांक्षा को दबा दे, टिक नहीं सकती। इंसान समान नहीं बनना चाहता, वह ऊपर उठना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इसीलिए समानता जब थोप दी जाती है तो भीतर ही भीतर विद्रोह जन्म लेता है। सोवियत रूस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां समानता का सपना अंत में फिर से सत्ता के केंद्रीकरण में बदल गया। ड्यूरेंट का निष्कर्ष साफ है कि आर्थिक असमानता को समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल नियंत्रित किया जा सकता है। यदि समाज का समृद्ध वर्ग अवसर और संसाधन वापस समाज में लगाए, शिक्षा दे, रोजगार दे और अवसर पैदा करे, तो सभ्यता स्थिर रह सकती है। लेकिन यदि वही वर्ग अपने स्वार्थ में अंधा हो जाए, तो क्रांति अवश्यंभावी है। इतिहास ने यह पाठ बार बार सिखाया है। ड्यूरेंट कहते हैं कि धन एक नदी की तरह है। यदि उसे बहने दिया जाए तो वह जीवन पैदा करता है, खेती सींचता है और समाज को समृद्ध बनाता है। लेकिन यदि उसे रोक लिया जाए और तिजोरी में बंद कर दिया जाए तो वह सड़ने लगता है और सभ्यता के लिए जहर बन जाता है। पूंजीवाद का अस्तित्व समस्या नहीं है,
उसका ठहराव समस्या है। पैसा तब तक उपयोगी है जब तक वह समाज के हर हिस्से में घूमता रहे। अंत में ड्यूरेंट चेताते हैं कि जब भी किसी समाज ने धन को ही सफलता का अंतिम मापदंड बना दिया, उसका पतन निश्चित हुआ, क्योंकि पैसा स्थायी नहीं, वह केवल उस समाज के नैतिक स्वास्थ्य का प्रतिबिंब है। जब नैतिकता गिरती है, मुद्रा की कीमत भी गिरती है, और जब इंसान कीमत को मूल्य से ऊपर रख देता है, तब सभ्यता खुद अपने ही हाथों से अपने विनाश की पटकथा लिख देती है। ड्यूरेंट कहते हैं कि युद्ध केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि इतिहास की भाषा है। सभ्यता ने जितनी प्रगति शांति के समय में नहीं की, उससे कहीं अधिक प्रगति युद्ध के दबाव में की है। हर युद्ध ने इंसान को तकनीक और आविष्कारों में आगे धकेला, लेकिन उसी के साथ मानवता को नैतिक रूप से पीछे गिरा दिया। ड्यूरेंट लिखते हैं कि शांति वास्तव में युद्ध की तैयारी का विराम मात्र होती है। जब इंसान जनजातियों से आगे बढ़कर राष्ट्र बने, तभी उसकी पहचान भूमि सीमाओं और प्रभुत्व से जुड़ गई। पहले संघर्ष जीवन बचाने के लिए थे, लेकिन समय के साथ संघर्ष सम्मान, प्रतिष्ठा और नियंत्रण की इच्छा में बदल गए। राजनीति, जो किसी समय समाज को संगठित करने का माध्यम थी, धीरे धीरे सत्ता की होड़ में बदल गई, क्योंकि सत्ता हमेशा वही आकर्षण पैदा करती है जो आग करती है, देखने में सुंदर और चमकदार, लेकिन छू लेने पर सब कुछ जला देने वाली। ड्यूरेंट लिखते हैं कि सत्ता की भूख किसी भी विचारधारा से अधिक पुरानी है। राजा, सम्राट, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, नाम चाहे बदल जाए, लेकिन स्वभाव वही रहता है। हर सत्ता अपने स्वार्थ को न्याय और नैतिकता के शब्दों में लपेटकर दुनिया के सामने रखती है। युद्ध कभी पूरी तरह रक्षा के लिए नहीं होता, वह हमेशा किसी महत्वाकांक्षा का विस्तार होता है। प्राचीन मिस्र और हित्ती साम्राज्य व्यापारिक रास्तों के लिए लड़े। ग्रीस और फारस संस्कृति की श्रेष्ठता साबित करने के लिए भिड़े। रोम ने संसाधनों और शक्ति के लिए पूरे विश्व पर चढ़ाई की। मुगल और ब्रिटिश सत्ता विस्तार के लिए आगे बढ़े। आधुनिक युग में अमेरिका और रूस विचारधाराओं की लड़ाई में कूदे। चेहरे बदल गए, झंडे बदल गए, विचारधाराएं बदल गईं, लेकिन मकसद कभी नहीं बदला। उद्देश्य हमेशा प्रभुत्व ही रहा। ड्यूरेंट स्पष्ट लिखते हैं कि राष्ट्र नैतिकता से नहीं, बल्कि हित से चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी मित्र नहीं होता और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। स्थायी रहता है तो सिर्फ स्वार्थ। जब तक संसाधन सीमित रहेंगे और महत्वाकांक्षाएं असीम रहेंगे, तब तक संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा। जब तक मानव अपनी पहचान राष्ट्र से जोड़कर देखता रहेगा, तब तक युद्ध की संभावना हमेशा जीवित रहेगी। वे कहते हैं कि शांति केवल उन्हीं समाजों में टिक सकती है जहां शक्ति का संतुलन बना रहे। यदि एक पक्ष अत्यधिक शक्तिशाली हो जाए, तो बाकी समाजों के पास विकल्प युद्ध ही बचता है। इसी कारण हर साम्राज्य के उभार के साथ विरोधी शक्तियां जन्म लेती हैं। रोम के सामने कार्थेज, ब्रिटेन के सामने जर्मनी, अमेरिका के सामने सोवियत संघ। यह इतिहास का प्राकृतिक समीकरण है। हर प्रभुत्व अपने विरोध को जन्म देता है। ड्यूरेंट के अनुसार युद्ध सभ्यता की क्रूरता नहीं, बल्कि उसकी अनिवार्यता है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति प्रतिस्पर्धा है। व्यक्ति श्रेष्ठता साबित करना चाहता है और राष्ट्र उसी प्रवृत्ति का सामूहिक प्रतीक बन जाते हैं। संवाद जब असफल हो जाता है, तब युद्ध संवाद का अंतिम रूप बन जाता है। फिर भी युद्ध केवल विनाश नहीं लाता। हर बड़ा वैज्ञानिक परिवर्तन, हर तकनीकी छलांग और हर औद्योगिक क्रांति के पीछे कोई न कोई संघर्ष रहा है। बारूद, रेल, हवाई जहाज, रडार, उपग्रह, इंटरनेट, ये सब युद्धों से जन्मे विचार और आविष्कार हैं। ड्यूरेंट इसे रचनात्मक विनाश कहते हैं। एक ऐसी रचना जो अंधेरे से निकलती है, लेकिन इसके बावजूद वे स्वीकारते हैं कि युद्ध अंत में हार ही लाता है, चाहे कोई भी पक्ष अपने आप को विजेता कहे, क्योंकि युद्ध में सबसे पहले भविष्य मरता है। जो लोग मारे जाते हैं, वे किसी भी राष्ट्र की वास्तविक पूंजी होते हैं। ड्यूरेंट लिखते हैं कि हम जीत के आंकड़े गिनते हैं, जबकि युद्ध भविष्य की संभावनाओं को निगल जाता है। उनके अनुसार असली बुद्धिमानी युद्ध को मिटाने में नहीं, बल्कि उसे टालने में है। इंसान अभी शांति का पात्र नहीं बना है, क्योंकि उसकी सुरक्षा आज भी किसी दूसरे की कमजोरी पर टिकी है। जब तक न्याय शक्ति के सहारे खड़ा होगा, तब तक शांति की दीवार कभी स्थायी नहीं बन पाएगी। ड्यूरेंट कहते हैं कि युद्ध को समाप्त करना संभव नहीं, केवल उसका रूप बदला जा सकता है। आज बंदूकों की जगह अर्थव्यवस्था, तकनीक, साइबर जगत और सूचना ने ले ली है। अब युद्ध मैदान में कम और बाजारों, अखबारों, स्क्रीन और इंटरनेट पर अधिक लड़ा जाता है, पर उद्देश्य वही रहता है: प्रभाव, नियंत्रण और प्रभुत्व। ड्यूरेंट अंत में याद दिलाते हैं कि सभ्यता तभी स्थायी होगी जब इंसान यह समझ लेगा कि सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की हिंसा पर विजय पाने में है। यदि युद्ध की प्रवृत्ति मनुष्य के स्वभाव में लिखी है,
तो शांति की संभावना भी उसी में छिपी है। फर्क केवल इतना है कि युद्ध सहज है और शांति साधना है। डुरैंट कहते हैं कि अगर पूरी मानव सभ्यता को एक ही पंक्ति में समझाना हो तो वह यह होगी कि हम इंसान वही गलतियां बार बार दोहराते हैं, बस हमारे औजार बदल जाते हैं। इतिहास कभी नए इंसान नहीं बनाता, वह सिर्फ पुरानी प्रवृत्तियों को नए रूप में सामने लाता है। हम यह मानते हैं कि हम पहले से ज्यादा समझदार हो चुके हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम केवल पहले से ज्यादा तैयार हैं। हथियारों में, शब्दों में और तकनीक में इंसान की प्रकृति वही है, इच्छाएं वही हैं और नतीजे भी लगभग वही निकलते हैं। डुरांट लिखते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक यह है कि मानव स्वभाव नहीं बदलता। हर दौर में इंसान सत्ता चाहता है, सुरक्षा चाहता है और श्रेष्ठता चाहता है। जब तक ये तीन मूल इच्छाएं मौजूद रहेंगी, तब तक अन्याय, लालच और संघर्ष भी बने रहेंगे। इसीलिए किसी भी विचारधारा, किसी भी व्यवस्था या किसी भी नेता से चमत्कार की उम्मीद करना व्यर्थ है। सभ्यता का सुधार तभी संभव है जब इंसान स्वयं को समझे और अपने स्वभाव को नियंत्रित करना सीखे। डुरांट का दूसरा महत्वपूर्ण विचार यह है कि स्वतंत्रता और व्यवस्था एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करने वाली ताकतें हैं। जब समाज में केवल स्वतंत्रता बढ़ जाती है तो अराजकता जन्म लेती है, और जब व्यवस्था अत्यधिक कठोर हो जाती है तो स्वतंत्रता दम तोड़ देती है। इतिहास हमेशा इन दोनों के बीच झूलता रहा है। यूनान ने स्वतंत्रता से उन्नति की, लेकिन अराजकता से टूट गया। रोमन साम्राज्य ने व्यवस्था से दुनिया पर राज किया, पर स्वतंत्रता की कमी ने उसे अंदर से सड़ा दिया। डुरांट कहते हैं कि किसी भी सभ्यता की परिपक्वता इस बात से समझी जाती है कि वह स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच संतुलन कैसे बनाए रखती है। उनका तीसरा सबक यह है कि नैतिकता किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। जब तक लोग ईमानदारी, जिम्मेदारी और संयम को महत्व देते हैं, तब तक संस्कृति और अर्थव्यवस्था दोनों फलती फूलती हैं। लेकिन जब समाज दिखावे, स्वार्थ और लालच पर चलने लगता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। डुरांट स्पष्ट कहते हैं कि किसी सभ्यता का पतन उस दिन शुरू हो जाता है जब लोग अपने चरित्र से ज्यादा अपने सुख को महत्व देने लगते हैं। नैतिकता किताबों में नहीं बल्कि चरित्र में जीवित रहती है, और जब वह मर जाती है तो कोई कानून उसे बचा नहीं पाता। चौथा सबक यह है कि शिक्षा किसी भी सभ्यता की असली शक्ति है। डुरांट के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि बुद्धि को जगाना है। जब शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम बन जाती है, तब सभ्यता का भविष्य कमजोर हो जाता है। सच्ची शिक्षा वह है जो इंसान को सोचने की ताकत दे, सवाल करने की क्षमता दे और समझने का विवेक दे, क्योंकि विवेक के बिना ज्ञान एक हथियार बन जाता है। और इतिहास ने बार बार दिखाया है कि आधा ज्ञान पूरे अज्ञान से कहीं ज्यादा विनाशकारी होता है। डुरांट एक गहरी बात और कहते हैं कि प्रगति वास्तविक है लेकिन अधूरी है। विज्ञान, कला और तकनीक ने जीवन को आगे बढ़ाया, लेकिन इंसान को बेहतर नहीं बना पाए। हमने रोगों को हराया लेकिन हिंसा को नहीं। हमने मशीनें बनाई लेकिन मन की शांति खो दी। डुरांट पूछते हैं कि क्या यह प्रगति है? अगर हम पहले से तेज उसी दिशा में भाग रहे हैं जो हमें विनाश की ओर ले जाती है। उनके अनुसार असली प्रगति तकनीकी नहीं बल्कि नैतिक होती है। जब तक इंसान अपनी प्रवृत्तियों पर विजय पाना नहीं सीखता, तब तक इतिहास उसका मालिक रहेगा, वह इतिहास का नहीं। उनका पांचवां सबक यह है कि धन और शक्ति कभी स्थायी नहीं रहती। हर साम्राज्य, हर राजवंश और हर बड़ी शक्ति अपने चरम पर यही सोचती है कि वह अमर है, लेकिन इतिहास हर बार एक ही चक्र दोहराता है। पहले उभार आता है, फिर समृद्धि, उसके बाद आत्मसंतोष और फिर पतन। डुरांट कहते हैं कि समृद्धि खुद को नष्ट कर देती है क्योंकि वह कठिनाई को भूल जाती है। जब इंसान आराम में जीना सीख लेता है तो संघर्ष की जरूरत भूल जाता है। यही भूल उसे कमजोर बना देती है। अंत में डुरांट इतिहास की सबसे दुखद सच्चाई बताते हैं कि इतिहास हमें सबक तो देता है, लेकिन इंसान उसे सुनने से इनकार कर देता है। हर पीढ़ी सोचती है कि वह अलग है, वह गलती नहीं दोहराएगी, लेकिन जैसे ही हालात दोबारा सामने आते हैं, फैसले भी वही निकलते हैं। यानी इतिहास का असली सबक यह है कि इंसान इतिहास से नहीं सीखता, लेकिन इसके बावजूद डुरांट निराश नहीं होते। वह कहते हैं कि इतिहास चेतावनी भी देता है और उम्मीद भी। चेतावनी यह कि कोई भी सभ्यता अजेय नहीं होती, और उम्मीद यह कि इंसान गिरकर हर बार उठना भी सीखता है। हर पतन के बाद पुनर्जन्म हुआ है, हर युद्ध के बाद संस्कृति ने फिर सांस ली है, और हर अंधेरे के बाद रोशनी वापस लौटी है। डुरांट लिखते हैं कि इतिहास हमें यह सिखाता है कि मनुष्य मिट तो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता।
सभ्यता की यात्रा कभी रुकती नहीं, वह केवल दिशा बदलती है। और जब तक इंसान अपने भीतर सुधार की संभावना खोजता रहेगा, तब तक इतिहास उसका दुश्मन नहीं, उसका शिक्षक बना रहेगा। मानव सभ्यता का सबसे बड़ा विरोधाभास यही रहा है कि जितना हमने ज्ञान और तकनीक में विकास किया, उतना ही हम नैतिकता और समझ में पीछे रह गए। विल ड्यूरेंट और एरियल ड्यूरेंट बताते हैं कि इतिहास का सबसे गहरा सबक यही है कि इंसान बदलता जरूर है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलता। वही लालच, वही भय, वही सत्ता की प्यास जो पुराने साम्राज्यों में दिखाई देती थी, वही प्रवृत्ति आज की आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी जीवित है। फर्क केवल इतना है कि औजार बदल गए, पर इरादे आज भी वही हैं। इतिहास हमें बताता है कि सभ्यताएं बाहर से नष्ट नहीं होती, वे भीतर से टूटती हैं। जब कोई समाज अपनी नैतिकता खो देता है, जब अनुशासन खत्म हो जाता है और जब संतुलन टूट जाता है, तब पतन की शुरुआत घर के अंदर से होती है। यही ग्रीस के साथ हुआ, यही रोम के साथ हुआ, और यही खतरा हर उस समाज के सामने आता है जो यह मान लेता है कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता। इतिहास यह भी सिखाता है कि कोई भी व्यवस्था, चाहे वह समाजवाद हो या पूंजीवाद, तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक मानव स्वभाव की सीमाओं को समझकर नहीं बनाई जाती। इंसान में स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा खत्म नहीं किए जा सकते, उन्हें दिशा दी जा सकती है, बस नियंत्रण की जरूरत होती है। ड्यूरेंट कहते हैं कि आदर्श समाज कभी नहीं बन सकता, क्योंकि आदर्श मनुष्य कभी जन्मा ही नहीं। इसी कारण हर कल्पित स्वर्ग अंत में एक निर्दयी व्यवस्था बनकर टूट जाता है। ड्यूरेंट यह भी मानते हैं कि इतिहास समझने का अर्थ केवल यह जान लेना नहीं है कि अतीत में क्या घटनाएं हुईं। इतिहास समझने का अर्थ यह पहचानना है कि वे घटनाएं क्यों हुईं। अगर हम केवल नाम और तारीखें याद करते रहेंगे, तो हम वही गलतियां दोहराने के लिए तैयार खड़े रहेंगे जो पहले की पीढ़ियों ने की थीं। लेकिन अगर हम उन पैटर्न को पहचान लें जिनके कारण राष्ट्र टूटे, समाज बंटे और युद्ध हुए, तब हम आने वाली विनाशकारी भूलों को रोक सकते हैं। इतिहास एक और गहरी सीख देता है, शक्ति और बुद्धि को हमेशा साथ रहना चाहिए। केवल शक्ति विनाश लाती है और केवल बुद्धि बेअसर रहती है। जब ज्ञान सत्ता से दूर हो जाता है और सत्ता अयोग्य लोगों के हाथ में चली जाती है, तब पतन तेज हो जाता है। इतिहास में हर स्वर्ण युग तब उभरा जब विचार और नेतृत्व एक दूसरे को समझते और सुधारते थे। ड्यूरेंट यह भी कहते हैं कि प्रगति कभी निश्चित नहीं होती। यह सोचना कि समय हमेशा हमें आगे ले जाएगा एक भ्रम है। प्रगति एक लहर की तरह है जो उठती भी है और गिरती भी है। विज्ञान और तकनीक बढ़ती है, पर कभी कभी नैतिकता उसी गति से गिर जाती है। असली प्रगति तभी है जब मूल्य भी विकसित हों। बिना मूल्यों के तकनीक सिर्फ एक चमकदार धोखा बन जाती है। वे यह स्वीकार करते हैं कि पूर्ण समानता असंभव है, क्योंकि प्रकृति स्वयं असमान है। हर व्यक्ति की क्षमता, बुद्धि और ऊर्जा अलग होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए। असमानता के बीच न्याय स्थापित करना ही असली जिम्मेदारी है। अगर समाज प्रतिभा को सम्मान नहीं देता और अन्याय को नजरअंदाज करता है, तो उसका संतुलन अनिवार्य रूप से टूट जाता है। इतिहास के सभी संघर्ष हमें यह भी बताते हैं कि इंसान स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन वह सुरक्षा भी चाहता है। जब भय बढ़ता है, लोग स्वतंत्रता की कीमत पर भी कठोर सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए ड्यूरेंट कहते हैं कि स्वतंत्रता तभी टिकती है जब लोग जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हों। जो समाज जिम्मेदारी छोड़ देता है, वह जल्द ही गुलामी में लौट आता है। ड्यूरेंट धर्म को भी इतिहास की एक शक्तिशाली ऊर्जा मानते हैं। धर्म ने इंसान को नैतिक आधार दिया, अनुशासन दिया और जीवन को अर्थ दिया। लेकिन जब धर्म विचारों पर ताले लगाने लगे, तब विकास रुक गया और विज्ञान ने पुराने ढांचे को तोड़कर नए युग की शुरुआत की। इतिहास में हर पुनर्जागरण इसी टकराव से जन्मा है, जहां आस्था, विद्रोह और नए विचार एक नया अध्याय लिखते हैं। इतिहास यह भी दिखाता है कि संघर्ष अनिवार्य है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा प्रकृति का नियम है। शांति केवल एक विराम है, संघर्षों के बीच की सांस। अगर हम इस सच्चाई को न समझें, तो हर पीढ़ी यह भ्रम पालती रहेगी कि अब हमेशा शांति रहेगी। ड्यूरेंट कहते हैं कि अगर संघर्ष को समाप्त नहीं किया जा सकता, तो कम से कम उसे नियंत्रित करना और उसकी दिशा समझकर निर्णय लेना सीखना होगा। अंत में ड्यूरेंट लिखते हैं कि इतिहास एक महान शिक्षक है, लेकिन उसके विद्यार्थी बहुत कमजोर हैं। हम हजारों वर्षों के सबक पढ़ते हैं, पर अपनाते नहीं। हर बार हमने सत्ता को भ्रष्ट होने दिया, चरम विचारों को बढ़ने दिया और असमानता को फैलने दिया, और हर बार सभ्यता ने खुद को खुद ही नष्ट कर लिया। इतिहास की अंतिम सीख यही है कि भविष्य हमारे ज्ञान पर नहीं, बल्कि हमारी समझ पर निर्भर करेगा। ज्ञान शक्ति देता है, पर समझ दिशा देती है।
जब तक शक्ति समझ से संचालित नहीं होगी, मानवता बार बार उसी पुराने चक्र में भटकती रहेगी, निर्माण करेगी और फिर विनाश में गिर जाएगी। यही इतिहास का सार है। सवाल यह नहीं कि हमने क्या जाना, सवाल यह है कि हम कब समझेंगे और कब बदलने का साहस करेंगे। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट हमारी मेहनत को नई उड़ान देता है। हम मिलकर एक ऐसी सोच बनाएंगे जो हमें भीतर से मजबूत करे और बाहर से सफल। चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सोच बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी।